गुड मॉर्निंग। आइए इस वीडियो में हम लोग कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, जीव द्रव्य किसे कहते हैं और केंद्रक द्रव्य किसे कहते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग कोशिका के अंदर यानी कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था कोलिकर ने 1880 ईस्वी में। उसके बाद अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट का नाम दिया, फिर सी वेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है। देखो श्वसन की क्रिया एक तो फेफड़ों में होती है और दूसरी जो क्रिया होती है वो कोशिका के अंदर होती है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और यह क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज का दहन होता है यानी ऑक्सीकरण होता है और ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी के अणु बनते हैं और यही एटीपी जो है वो ऊर्जा है। कोशिका में जो ऊर्जा है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है। अच्छा, अब कोशिका में ऊर्जा की क्या आवश्यकता है? तो आप लोगों ने पहले परिभाषा में ही पढ़ा था कि कोशिका में सभी जैविक क्रियाएं होती रहती हैं, इसलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। तो उन क्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है और यह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बनाई जाती है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा देने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, इसलिए इसे ऊर्जा का विद्युत ग्रह भी कहते हैं। यह एक ऐसा कोशिकांग है। देखो कोशिका में डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, किंतु कोशिका में पाए जाने वाले दो कोशिकांग ऐसे हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है। जैसे एक ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसमें भी आर लिख दे रहे हैं, आरएनए उपस्थित होता है। और दूसरा होता है लवक, अभी आगे पढ़ाएंगे। लवक में भी आरएनए उपस्थित होता है और किसी भी कोशिकांग में आरएनए डीएनए लिख दे रहे हैं और किसी भी कोशिकांग में डीएनए नहीं पाया जाता है, सिर्फ केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी ये दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है। इसके बाद हम दूसरा कोशिकांग देखते हैं जिसका नाम है लवक। इंग्लिश में इसे प्लास्टिड्स कहते हैं। आइए देख लेते हैं। लवक को 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवर्णी लवक जिसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है वर्णी लवक जिसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है हरित लवक जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब देख लेते हैं इनके कार्य। देखो अवर्णी लवक जो है वो पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो भूमिगत होते हैं, अर्थात वायवीय भागों में, पौधों के वायवीय भागों में अवर्णी लवक नहीं पाया जाता है। जैसे वह भाग जो प्रायः पृथ्वी भूमि के नीचे होता है उसमें ही अवर्णी लवक पाया जाता है। और वर्णी लवक और हरित लवक ये दोनों पौधों के वायवीय भागों में पाए जाते हैं। वर्णी और अवर्णी लवक प्रायः पौधों के वायवीय भागों में पाए जाते हैं। जैसे देखो उदाहरण के लिए आप लोगों ने आलू को देखा होगा। आलू सफ़ेद होता है लेकिन वो तब तक सफ़ेद होता है जब तक वो मिट्टी के द्वारा ढका रहता है।
खेतों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब आलू के ऊपर से मिट्टी हट जाती है तो वो आलू हरा हो जाता है, अर्थात उसका जो अवर्णी लवक होता है वो हरित लवक में बदल जाता है। और वर्णी लवक ये सिर्फ हरे रंग के नहीं होंगे, वर्णी लवक हरे रंग के नहीं होते हैं और सभी रंग के होते हैं। हरे रंग के अलावा अन्य सभी रंग के होते हैं वर्णी लवक। जैसे फूलों की जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, उनका वो विभिन्न प्रकार के पुष्प होते हैं। क्यों होते हैं? वर्णी लवक के कारण, क्योंकि वर्णी लवक सिर्फ हरा नहीं होगा और किसी भी रंग का हो सकता है। और फिर तीसरा है हरित लवक। अब हरित लवक सिर्फ हरे रंग का होता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है हरित लवक, क्योंकि हरित लवक में ही प्रकाश संश्लेषण की, हरित लवक का एक भाग होता है ग्रेना, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और आप लोगों को पता होगा कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हरित लवक होता है। अच्छा, हरित लवक पौधों के वायवीय भागों में पाया जाता है, अक्सर ये पत्तियों में पाया जाता है, इसीलिए पेड़ की पत्तियां जो है वो हरी होती हैं। उसके बाद फिर कोशिका के अंदर, अच्छा ये कोशिकांग कोशिका के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। उसके बाद तीसरा अंग जो होता है कोशिका का वो होता है गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी का काम होता है प्रोटीन, ऊर्जा आदि का परिवहन करना, यानी ऊर्जा का और प्रोटीन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना किसका काम है? गोल्गी बॉडी का काम होता है। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं तो धीरे धीरे मेरी जो जिह्वा है यानी जीभ की कोशिकाओं में ऊर्जा की कमी हो रही है, लेकिन जब थकान हमें लगेगी तो पूरे शरीर में से हम थक जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? केवल हमारी जबान जो है, जो जीभ है, उसे ही थकना चाहिए, हमारा पूरा शरीर क्यों थक जा रहा है? इसका यही कारण है कि हमारी जो ऊर्जा नष्ट हो रही है वो केवल जीभ की ऊर्जा नष्ट हो रही है, लेकिन उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए जो ये गोल्गी बॉडी है ये पूरे शरीर से ऊर्जा ला करके दे रहा है जबान में, जीभ में, इसलिए पूरे शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है। यही काम होता है गोल्गी बॉडी का। हम जिस अंग से काम करते हैं यही कारण है कि वही अंग नहीं थकता है, बल्कि पूरा शरीर हमारा थक जाता है, क्योंकि हर कोशिकाओं का, शरीर की पूरी कोशिकाओं की ऊर्जा जो है वो गोल्गी बॉडी ला करके वहीं पर छोड़ देता है जहां ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है, जहां से ऊर्जा खप रही होती है। आया समझ में आप लोगों को? इसके बाद कोशिका द्रव्य में जो अगला अंग पाया जाता है उसको कहते हैं लाइसोसोम। आइए लिख के बता देते हैं। देखो ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है। डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद जो लाइसोसोम है ये कोशिका में पाया जाने वाला ऐसा कोशिकांग है जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि जो ये लाइसोसोम है ये अपने ही कोशिकांगों का भक्षण कर लेता है। जो कोशिकांग सही काम नहीं कर रहा होता है उसका ये भक्षण कर लेता है, अर्थात उसको नष्ट कर देता है। कैसे नष्ट करता है? इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जिसके द्वारा वो उस कोशिकांग को नष्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लो हमारे शरीर में यहाँ चोट लग गई तो ये काला पड़ जाता है और फिर धीरे धीरे वो निशान जो काला वाला है वो खत्म हो जाता है, अर्थात वो चोट खत्म हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चोट लगने पर वहाँ के जो कोशिकांग हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जब कोशिकांग नष्ट हो जाते हैं तो कोशिकाएं लगभग निष्क्रिय हो जाती हैं, इसलिए उनका रंग काला हो जाता है। लेकिन जो अगल बगल की कोशिकाएं हैं उनके जो सेंट्रोसोम, जो लाइसोसोम हैं, वो अपने जल अपघटक एंजाइम के द्वारा उन कोशिकांगों को नष्ट कर देते हैं और फिर कोशिका विभाजन के फलस्वरूप वहाँ पर नई कोशिकाएं बन जाती हैं और वो काला भाग खत्म हो जाता है। यही कारण है।
क्यों? क्योंकि जो लाइसोसोम है ये अपने ही कोशिकांगों का भक्षण कर लेता है, लेकिन उन कोशिकांगों का भक्षण करता है जो सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद आरबीसी जो है ये रक्त में पाया जाता है, ये कणिकाएं पाई जाती हैं कोशिकाएं, इनमें जो है ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तभी तो आरबीसी कहाँ जा कर के नष्ट होती हैं? प्लीहा में। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो कोशिकाएं हैं उनमें लाइसोसोम पाया नहीं जा रहा है, तो जब वो नष्ट होंगी तो उनका भक्षण कौन करेगा? इसलिए वो यहाँ ना मर करके प्लीहा में जा करके नष्ट होती हैं, यही कारण है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे आप लोगों को बता रहे हैं। इसके बाद कोशिकांग, जो अगला कोशिकांग है, कोशिका में पाया जाने वाला अगला जो अंग है वो है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इससे दो ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला है कि यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला यह सबसे छोटा कोशिकांग है और यही कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है। अच्छा, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो 70S राइबोसोम और दूसरा 80S राइबोसोम। जो नई तरह की कोशिकाएं हैं उनमें 80S राइबोसोम, 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और जो पुरानी तरह की कोशिकाएं हैं उनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये शायद आप लोगों को लिखवाए हैं, फिर भी लिख लीजिए, ये 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम दो प्रकार के पाए जाते हैं और इनसे प्रोटीन का निर्माण होता है। उसके बाद जो कोशिकांग पाया जाता है इसका नाम होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। देखो इसके नाम से ही स्पष्ट है, अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी जो अंदर के कोशिका के अंदर के जो द्रव्य हैं उनके अंदर पाई जाने वाली जाल। और जाल का काम, जैसे आप लोग जो ये स्लैब पड़ता है, लिंटर जिसको आप कहते हैं, उसमें जाल का क्या काम होता है? उसको एक आकार देना, मजबूती प्रदान करना, यही तो होता है। ठीक वही काम इस जालिका का भी है कि ये कोशिका को एक आकार देती है, एक शेप देती है, कोशिका को फुला के रखती है, नहीं तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो अंदर से कोशिका को फुलाने का काम कौन करता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका करता है, और इसीलिए इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, और ये आंतरिक कंकाल का निर्माण, वही कंकाल का निर्माण मतलब वही कोशिका को फुलाने का काम करता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है ये कोशिका को फुलाए रखती है अंदर से। बाहर से तो कोशिका झिल्ली होती ही है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी होती है, लेकिन अंदर से उसे फुलाने का काम कौन करता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, अन्यथा कोशिका जो है वो सिकुड़ जाएगी। अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाद कोशिका में पाया जाने वाला जो अगला कोशिकांग होता है उसे तारकाय कहा जाता है। तारकाय की इंग्लिश होती है सेंट्रोसोम। आइए लिख देते हैं। देखो जो ये तारकाय है, जो सेंट्रोसोम है, इसकी खोज की थी बोबरी नामक वैज्ञानिक ने। दूसरी बात यह है कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, यानी कोशिका विभाजन का कार्य किसका होता है? सेंट्रोसोम का। अब आइए देख लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि हमारे जो मानव शरीर है उसमें ब्रेन की जो कोशिकाएं होती हैं, मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और जो लीवर की कोशिकाएं होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है। यही कारण है कि जब हमारे सर में छोटी सी भी चोट लग जाती है मस्तिष्क में, ब्रेन में, तो आदमी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उस चोट को भरने के लिए नई कोशिकाएं नहीं बन पाती है, अर्थात कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है। और जब कोशिका विभाजन होगा नहीं तो वो जो चोट है वो सही होगी नहीं और फिर आदमी की मौत हो जाती है। इसीलिए जब आप लोग बाइक वाइक चलाते हैं
तो सरकार ने व्यवस्था की है कि हेलमेट वेलमेट ज़रूर लगाया कीजिए, क्योंकि सर की छोटी सी भी चोट आपको मौत के घाट उतार सकती है। और हमारा जो लीवर है इसमें सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए लीवर का बड़े से बड़ा घाव भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि लीवर में सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और जब सेंट्रोसोम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो कोशिका विभाजन भी तेज़ी से होता है। जब कोशिका विभाजन तेज़ी से होगा तो नई कोशिकाएं भी जल्दी बन जाएंगी। इसलिए यदि कोई घाव होता है उसमें तो कोशिका विभाजन हो करके नई कोशिकाएं बनकर उस घाव को भर देती हैं, और वो घाव या वो चोट ठीक हो जाती है। लेकिन हमारे जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं, मस्तिष्क कोशिकाएं हैं, जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, उनमें सेंट्रोसोम का अभाव होने के कारण हमारे मस्तिष्क की जो चोट है वो जल्दी ठीक नहीं होती है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, क्योंकि यही है कोशिका में पाए जाने वाले मुख्य कोशिकांग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब इसके बाद ये कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग थे। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था जैसे ये कोशिका है, कोशिका के बीच में जो गोल संरचना पाई जाती है इसको केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। उसके बाद इसके बीच में एक संरचना और गोल पाई जाती है, लगभग बीच में, केंद्रक के लगभग बीच में एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। अब अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं केंद्रक के बारे में। यहाँ लिख दे रहे हैं अगला, ये जो केंद्रक है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केंद्रक, जो केंद्रक है इसकी खोज की थी केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला जो द्रव्य है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसके अंदर एक और गोल संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसके अंदर जो संरचना पाई जाती है गोल, उसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका के अंदर झाड़नुमा यानी धागे नुमा बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्रोमैटिन धागे कहते हैं। दिख रहा है? क्रोमैटिन धागे। अब ये जो क्रोमैटिन धागे हैं आगे चलकर इन्हीं से क्रोमैटिन धागे आगे चलकर डीएनए बनाते हैं, और डीएनए आगे इन्हीं पर ये क्या बनाते हैं? डीएनए के जो खींचने पर हमें मिलता है क्रोमोसोम। और ये इन क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं जीन, और ये जो जीन है यही जीन आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। यानी आनुवांशिक लक्षणों का मतलब ये हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने का काम कौन करता है? ये जो जीन होते हैं। तो ये था कोशिका का परिचय। अब मैंने सभी कोशिकांगों को बता दिया है और केंद्रक के बारे में भी चर्चा कर ली हम लोगों ने। लगभग ये कोशिका वाला चैप्टर अब आपका समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर लेकर के जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।